हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ सीएफएससी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। सीएफएससी मीन्स क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ठीक है, जब तक हमारी मेटल आयन फ्री आयन होती है, उसके सराउंडिंग में कोई लिगेंड्स नहीं होते हैं, तो वो क्या होते हैं, उसमें हमारे जो 5d ऑर्बिटल्स होते हैं वो डी जनरेट होते हैं, मीन्स सबकी एनर्जी सेम होती है। बट जैसे ही वो टेट्राहेड्रल फील्ड के इन्फ्लुएंस में आते हैं तो वो टू सेट में स्प्लिट हो जाते हैं। वन ऑफ लोअर एनर्जी सेट विच इज डिनोटेड बाय ई, ठीक है, एंड अदर ऑफ हायर एनर्जी विच इज डिनोटेड बाय T2। अब 5 ऑर्बिटल्स में से डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर एंड डी जेड स्क्वेयर जो है वो हमारे ई सेट में आते हैं, और डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ये 3 ऑर्बिटल्स T2 सेट में आते हैं जो कि हायर एनर्जी के होते हैं। ठीक है, ई सेट जो है वो हमारा डबली डीजनरेट है और T2 सेट जो है वो ट्रिपली डीजनरेट है। अब दोनों सेट्स के बीच में जो एनर्जी गैप है वो हमारा 1 डेल्टा टी के इक्वल होता है। T स्टैंड्स फॉर टेट्राहेड्रल। ठीक है, और फॉर ईच इलेक्ट्रॉन इन ई सेट के लिए अगर हम देखते हैं एनर्जी तो वो हमारी होगी 0.6 डेल्टा टी। ठीक है, और T2 सेट के लिए फॉर ईच इलेक्ट्रॉन हमारी एनर्जी होगी 0.4 डेल्टा टी। ठीक है, बेरी सेंट्रल लाइन से अगर हम नोट करें तो ये लोअर डाउन इससे लेस हो रही है, तो इसलिए हम इसको कैलकुलेशन में माइनस में लेते हैं, तो हम यहाँ पर इसको -0.6 डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। अब अगर हम इसको DQ में कैलकुलेट करें तो 1 डेल्टा टी अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है 4.5 DQ के। ठीक है, अगर 0.4 डेल्टा टी को अगर हम देखेंगे तो ये होता है हमारा 1.8 DQ के इक्वल, एंड 0.6 डेल्टा टी होता है 2.7 DQ। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करते हैं हम फॉर वेरियस कॉन्फ़िगरेशंस फॉर D1 सिस्टम। अब D1 सिस्टम के लिए हम D1 सिस्टम लिखा है क्योंकि आप D1 कॉन्फ़िगरेशन के लिए भी कर सकते हैं, या आपको डायरेक्टली कोई मेटल आयन भी दिया जा सकता है एग्जाम में, या फिर आपको कोई कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स भी दिया जा सकता है। अगर आपको कॉम्प्लेक्स मिलता है तो आप कॉम्प्लेक्स में से सेंट्रल मेटल आयन के पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद आपको पता लग जाएगा कि उसके डी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो उसी के अकॉर्डिंग फिर आप उसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी मीन्स CFSC कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो D1 सिस्टम मीन्स D1 1 इलेक्ट्रॉन है डी सबशेल में, तो फर्स्ट ये 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारे पास 5 डीजनरेट ऑर्बिटल होते तो कहीं भी इलेक्ट्रॉन आ सकता था, बट यहाँ पर हमारा जो 5 डीजनरेट ऑर्बिटल है वो 2 सेट में स्प्लिट हो रखे हैं, एक लोअर एनर्जी सेट, एक हायर एनर्जी सेट। ये डबली डीजनरेट है, ये ट्रिपली डीजनरेट है, तो ये हमारा लोअर एनर्जी सेट में आएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसके लिए अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारी क्या आ जाएगी, जैसे हम SPDF सबशेल्स के लिए लिखते हैं ऐसे ही EC, यहाँ पे भी हमारे लिए क्या है, 2 सेट हो गए हैं, तो E में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, T2 में 0 है, तो हम यहाँ पर 0 लिख देंगे, या आपको लिखने की जरूरत नहीं है ये। ठीक है, अब CFSC कैलकुलेट करते हैं। CFSC E के लिए हमारी वैल्यू कितनी है, 0.6 डेल्टा टी। कितने इलेक्ट्रॉन है, E में 1 इलेक्ट्रॉन, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये आ जाएगा, सॉरी माइनस, यहाँ पर हमारी वैल्यू आ गई 0.6 डेल्टा टी, -0.6 डेल्टा टी फॉर D1 सिस्टम। आप इसको DQ में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। DQ में कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगी हमारी क्या वैल्यू है, ये -2.7। ठीक है, -2.7 DQ इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1, ये आ गया हमारा -2.7 DQ। ठीक है, वैसे आपको डेल्टा टी में इजी रहेगा, आप कोई से भी एक पैरामीटर लेके इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, बट आपको मिस्टेक नहीं करनी है। कुछ स्टूडेंट्स हैं जनरली मिस्टेक करते हैं कि डेल्टा O T कुछ भी लिख देते हैं जो उनको ध्यान में आता है, बट आपको ध्यान रखना है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, टेट्राहेड्रल फील्ड के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप डेल्टा टी सब्सक्रिप्ट लिखेंगे। ठीक है,
और अगर ऑक्टाहेड्रल फील्ड के लिए कर रहे हैं तो आप वहां पे सबस्क्रिप्ट ओ लिखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है D2 के लिए, D2 सिस्टम के लिए कैलकुलेट करते हैं। D2 सिस्टम के लिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पर, सेकंड भी हमारा लोअर एनर्जी सेट अवेलेबल है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन हमारे ई सेट में हो गए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हमारी आ जाएगी ई में 2 इलेक्ट्रॉन्स, E2 T2 0। ठीक है, ई में, ई के लिए क्या वैल्यू है, -0.6 डेल्टा टी इंटू कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 है हमारे पास, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वैल्यू आ गई हमारी -1.2 डेल्टा टी। ठीक है, किस कॉन्फ़िगरेशन के लिए, D2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए। अब देखिए D3 सिस्टम के लिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ, सेकेंड यहाँ, थर्ड इलेक्ट्रॉन अब कहाँ जाएगा, यहाँ पर पेयरिंग में या फिर हायर एनर्जी सेट में, ये कैसे डिसाइड होगा, कौन डिसाइड करेगा। एक तो ये जो हमारा एनर्जी गैप है, मीन्स ये जो T2 और ई सेट के बीच में हमारा जो एनर्जी गैप है, जो कि हमारा क्या है, डेल्टा टी। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप होने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी, उसको हम P से डिनोट करते हैं। अब इनका मैग्नीट्यूड, इनका अमाउंट डिसाइड करेगा कि इलेक्ट्रॉन जो है पेयरिंग में जाएगा या फिर हायर एनर्जी सेट में जाएगा। ठीक है, अब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के केस में क्या होता है, डेल्टा टी जो है ये हमेशा ही पेयरिंग एनर्जी से लेस होता है। डेल्टा टी इज ऑलवेज लेस देन पेयरिंग एनर्जी। ठीक है, मीन्स ये गैप हमेशा पेयरिंग एनर्जी से कम रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इजीली हायर एनर्जी सेट में जा सकते हैं। अब ये एनर्जी ज़्यादा है, ज़्यादा की रिक्वायरमेंट है जिसको वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए वो क्या है, ऊपर चले जाएंगे और पेयरिंग नहीं होगी जब तक कि हमारे 5 ऑर्बिटल्स में 5 ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाइड नहीं होंगे। ठीक है, अब ऑलवेज ये होता है, तो इसका मतलब ऑलवेज टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस ही बनाते हैं। ठीक है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस नहीं बनाते हैं। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस ही बनाते हैं, लो स्पिन नहीं बनाते हैं। क्यों, क्योंकि डेल्टा टी इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी ऑलवेज। ठीक है, अब ये कम क्यों होती है, क्योंकि टेट्राहेड्रल फील्ड में, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हमारे पास नंबर ऑफ लिगेंड्स क्या है, 4 है। 4 लिगेंड्स से नंबर ऑफ लेसर लिगेंड्स विल कॉज लेसर स्प्लिटिंग। ठीक है, लेसर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, फर्स्ट रीजन ये। सेकंड रीजन, अब जैसे हमारे पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के केस में क्या है, 6 लिगेंड्स होते हैं, तो वहां पर हमारी जो स्प्लिटिंग है वो ज्यादा होती है। अगर हम डेल्टा टी को डेल्टा ओ से कंपेयर करेंगे तो ये हमारी 4/9 ऑफ डेल्टा ओ ये वैल्यू होती है। ठीक है, सेकंड रीजन क्या है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हमारा कोई भी मेटल ऑर्बिटल जो है, मेटल डी ऑर्बिटल लिगेंड्स को डायरेक्टली अप्रोच नहीं करता है। डायरेक्टली अप्रोच नहीं करता है तो उसमें रिपल्शन जो है कम होंगी, रिपल्शन कम होगी, इंटरेक्शन कम होगी, रिपल्शंस कम होंगी, जिसकी वजह से स्प्लिटिंग कम होगी। ठीक है, बट ऑक्टाहेड्रल में अगर हम देखते हैं तो उसमें क्या है, हमारे कुछ मेटल डी ऑर्बिटल्स लिगेंड्स को डायरेक्टली अप्रोच करते हैं, जिससे इंटरेक्शन ज़्यादा होती है और उसमें क्या होगा, रिपल्शन भी ज़्यादा होगी और स्प्लिटिंग भी ज़्यादा होगी। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि डेल्टा ओ जो है उसमें स्प्लिटिंग ज़्यादा होती है, उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है मैग्नीट्यूड, और डेल्टा टी जो कि टेट्राहेड्रल के लिए लिखा है वो कम होता है। अगर आप डी क्यू में इसको कंपेयर करो तो देखो डेल्टा टी की वैल्यू मैंने कितनी बताई, अप्रोक्सीमेट 4.5 डी क्यू, बट डेल्टा ओ के लिए ये किसके डी क्यू में किसने के इक्वल होता है, 10 डी क्यू के लिए। तो आप देख सकते हैं कि ये डेल्टा ओ के केस में इसके हाफ से भी कम है। ठीक है, आपसे ये पूछा भी जा सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ पे ये बनता है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑलवेज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस ही क्यों बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है डेल्टा टी जो है ये एनर्जी गैप पेयरिंग एनर्जी से ऑलवेज लेस रहता है, ऑलवेज कम रहता है, जिसकी वजह से
ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस नहीं बनाते हैं। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि डेल्टा टी जो है वो डेल्टा ओ से कम क्यों होता है, उसका मैग्नीट्यूड कम क्यों होता है। तो उसके पीछे भी वही सेम रीजंस हैं, क्योंकि देखिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में मीन्स डेल्टा ओ के लिए यहाँ पर 6 लिगेंड्स होते हैं और टेट्राहेड्रल के केस में 4 लिगेंड्स होते हैं। जितने कम लिगेंड्स होंगे उतनी कम स्प्लिटिंग होगी, ठीक है। सेकंड रीजन, इसमें कोई भी ऑर्बिटल जो है वो लिगेंड्स को डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से कम इंटरेक्शन होगी। कम इंटरेक्शन होगी तो कम रिपल्शन होगी, कम रिपल्शन होगी तो कम स्प्लिटिंग होगी, ठीक है। लेकिन ऑक्टाहेड्रल के केस में कुछ मेटल डी ऑर्बिटल्स जो हैं डायरेक्टली अप्रोच करते हैं, जिसकी वजह से इंटरेक्शन ज़्यादा होगी और रिपल्शन भी फिर ज़्यादा होगी, ज़्यादा स्प्लिटिंग होगी। क्लियर है। अब देखिए हम हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं। डेल्टा टी जब लेस देन होएगा मीन्स ये गैप जो है ऑलवेज लेस होएगा पेयरिंग एनर्जी से, ठीक है। पेयरिंग एनर्जी जो कि ज़्यादा है, हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो है फर्दर इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, हायर एनर्जी सेट में जाएगा, क्योंकि पेयरिंग तो नहीं कर सकते ये, ठीक है। तो अब हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे ई सेट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब T2 में भी हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ई सेट के लिए फॉर ईच इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या है, एनर्जी है, क्या वैल्यू है, -0.6 डेल्टा टी इंटू कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस अब T2 में भी इलेक्ट्रॉन है तो हम ये भी काउंट करते हैं, ये भी ऐड करेंगे इसमें। T2 के लिए जो हमारी वैल्यू है फॉर ईच इलेक्ट्रॉन वो है 0.4 डेल्टा टी। जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे हम उससे नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 इलेक्ट्रॉन है T2 सेट में, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारी वैल्यू आ गई -1.2 डेल्टा टी प्लस 0.4 डेल्टा टी विच विल बी कितनी आ गई है, -0.8 डेल्टा टी, ठीक है। ये आ गई हमारी D3 सेट के लिए, D3 सिस्टम के लिए। अब D4 सिस्टम के लिए कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब तो आप कर सकते हैं इजीली। 3 इलेक्ट्रॉन तक हम फिलिंग कर चुके हैं, 1 2 3, तो 4th इलेक्ट्रॉन भी कहाँ आएगा, हमारा T2 सेट में आएगा, ठीक है। तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, E2 T2 2। CFS से भी कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत इजीली। E के लिए एनर्जी वैल्यू 0.6 डेल्टा टी इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस T2 के लिए वैल्यू 0.4 डेल्टा टी इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2, T2 सेट में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया ये हमारे पास, ये हमारा आ गया -0.4 डेल्टा टी, ठीक है, फॉर D4 सिस्टम। ऐसे ही आप D10 तक कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए मैंने ये कैलकुलेट करके रखे हैं, D1 D4 तक हमने अभी करी है। D5 के लिए आप कैलकुलेट करोगे तो ये हमारी वैल्यू जो है 0 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 6 इंटू 2 12.6 इंटू 2 इंटू इज इक्वल टू -1.2 आ जाएगा, और यहाँ पे भी क्या है, हमारी वैल्यू फॉर ईच इलेक्ट्रॉन -0.4 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -1.2 आ जाएगा, तो एक माइनस की वैल्यू प्लस की, ये 0 आ जाएगा, ठीक है। 6 के लिए फिर माइनस, चलो एक बार हम स्टार्टिंग से रिवाइज कर लेते हैं। D1 सिस्टम के लिए -0.6 डेल्टा टी, D2 सिस्टम के लिए -1.2 डेल्टा टी, D3 के लिए -0.8 डेल्टा टी, और D4 के लिए 0.4 डेल्टा टी, D5 के लिए 0, D6 सिस्टम के लिए -0.6 डेल्टा टी, D7 सिस्टम के लिए -1.2 डेल्टा टी, D8 के लिए -0.8 डेल्टा टी एंड D9 के लिए -0.4 डेल्टा टी एंड फाइनली D10 के लिए 0, ठीक है। DQ में अगर आप कैलकुलेट करके करना चाहें तो DQ में भी मैंने कैलकुलेट करके जो है इनकी वैल्यूज लिखी हैं। अब देखिए अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं तो आप एक ट्रेंड देखेंगे इसमें
आपके पास DN कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, और N में अगर आप 5 नंबर प्लस करते हैं मीन्स DN 5, इन कॉन्फ़िगरेशंस के लिए आपकी CFSC इक्वल है, ठीक है, मीन्स सपोज DN इज इक्वल टू 1, D1 1 में 5 प्लस करेंगे D6, तो D1 के लिए हमारी क्या वैल्यू है CFSC की -0.6 डेल्टा T, और D6 के लिए भी क्या है -0.6 डेल्टा T, ठीक है, मीन्स जैसे D5 है, D5 के लिए 0 है, 5 में 5 प्लस करेंगे D10 है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रेंड है एक, आगे भी ऐसी कई चीज़ें होती हैं, कई पैरामीटर्स हैं, आप जो स्टडी करोगे उसमें भी काफ़ी सिमिलैरिटीज़ आती हैं। 5 के गैप के बाद D1 और D6 में सेम हो जाता है, D3 D8 का सेम हो गया, ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू।